एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी विद रितिका। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि मैनेजमेंट को आर्ट साइंस ऑफ प्रोफेशन में क्यों कैटेगराइज कर दिया है। ठीक है, अब वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा एंड तक। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सी, सबसे पहला आपके पास है मैनेजमेंट एज एन आर्ट कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है। तो देखिए, आर्ट क्या होती है। आर्ट का मतलब कि कुछ भी चीज़ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम उस चीज़ को दिखा सकते हैं, वो होती है आर्ट। आर्ट का मतलब होता है कला, है ना। तो जो भी हम पे एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हम उस नॉलेज को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब होता है आर्ट के अंदर। अब वो नॉलेज जो हम पे है वो हम पे कहाँ से आई है। वो नॉलेज बुक से आई होगी, कुछ थ्योरी गेन करके आई होगी। इसलिए इसको कहा गया है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, कि हमें थ्योरी मतलब जो हम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ साथ, ठीक है, हम जो भी चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होना भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज इसमें होती है। नेक्स्ट है हमारे पास बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कि हर आर्ट में क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस तो होती है। अब देखो, क्रिएटिविटी कैसे होती है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि हम किस तरीके को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, उस काम को हम कितने ज़्यादा अच्छे से, कितने इनोवेटिव तरीके से हम उसे कर पा रहे हैं, वो क्रिएटिविटी हो गई। अब प्रैक्टिस तो हर चीज़ में ज़रूरी होती है ना। कि अब जैसे किसी चीज़ को हम बार बार करेंगे तो हर बार हमें न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे, कि है ना, कि अलग अलग आइडिया निकलेंगे कि हमें ये ऐसे भी हो सकता था, ये काम हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कि आर्ट एक पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जो लोग होते हैं, सारे लोग अलग अलग होते हैं, तो उनकी नॉलेज भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसलिए तो जो भी उनके पास नॉलेज है वो उनको अपने अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसको पर्सनलाइज कॉन्सेप्ट कहा गया है। सो मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, कई सारी थ्योरी आपको गेन करनी पड़ती है, इसलिए इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। दूसरा, हर मैनेजर का अपना एक यूनिक स्टाइल होता है अपने लोगों को और अपनी चीज़ों को मैनेज करने का, तो वो अपनी क्रिएटिविटी वहाँ अप्लाई करता है और इससे क्या होता है, उसकी जो स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। इसलिए ये तीनों फीचर, ये सारे के सारे फीचर्स मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस अब आपके पास है। साइंस में क्या होता है, जो जो भी चीज़ें होती है, साइंस भी एक सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे फैक्ट्स पे, वो सारी जनरल ट्रुथ्स पे बेस्ड होती हैं। तो पहला फीचर साइंस का है इसमें आपके पास, कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स में और प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है। सेकंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, कि सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई प्रिंसिपल्स हम बनाते हैं, है ना। रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ऑब्जर्व करके और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद कोई एक प्रिंसिपल हमारा बनता है। थर्ड है आपके पास यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि वो एप्लीकेबल होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल वैलिड होते हैं और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और एप्लीकेबल होते हैं हर जगह। सो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट में भी सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है, कि मैनेजमेंट में भी हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो काफ़ी टाइम लगता है उनको बनने में, लेकिन वो क्या होता है, वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बनते हैं, कि एक प्रिंसिपल को बनाने में कई एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है, तब जाके एक प्रिंसिपल रेडी होता है। ठीक है, लेकिन साइंस में क्या होता है, हम प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार कोई चीज़ बन गई तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजमेंट में हम प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, कि सिचुएशन कैसी आ रही है और उस टाइम पे वो एप्लीकेबल है या नहीं है, ये चीज़ हम सब देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते। सो इसमें आपको दिख रहा होगा कि द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स
आर नॉट एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। तो हम इसको प्योर साइंस नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट एक प्योर साइंस ना होके एक इनएग्जैक्ट साइंस हम इसे कह सकते हैं। अब आपके पास है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब देखिए प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन होता है जिसमें कुछ रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसमें एंट्री क्या होती है, एंट्री भी इसमें रेस्ट्रिक्टेड होती है। तो चलिए आप पढ़ते हैं कि क्या क्या फीचर्स इसमें बताए हैं प्रोफेशन के। सबसे पहले आपके पास है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब हर एक प्रोफेशन में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन तो लगे ही होते हैं एंट्री पे, या तो वो एग्जामिनेशन के बेसिस पे होंगे या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होंगे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है। नेक्स्ट है आपके पास एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स जो एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। तो हर मैनेजमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इसलिए इसमें ये फीचर दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कि इसमें स्किल्स नॉलेज तो हमें चाहिए होती है। तो ये क्या होता है, एक कंप्लीट सेट होता है सारी एक्टिविटीज़ का, टास्क का, सारे नॉलेज स्किल्स का। इसलिए इसको कहा गया है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हम मैनेजमेंट को आर्ट तो कह सकते हैं क्योंकि सारे फीचर्स मैच कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। साइंस भी हम प्योर साइंस नहीं कहेंगे, इन एग्जैक्ट साइंस कहेंगे। लेकिन मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी फीचर उसके साथ फुलफिल नहीं हो पा रहा है। सो एवरीवन, ये तो था आपके पास लास्ट टॉपिक, जो एक टॉपिक रह गया था, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपके पास तो यही पूछा जाएगा कि मैनेजमेंट क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दूसरा आपके पास पूछा जाएगा कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है, ठीक है। और इसमें आपके पास एक छोटी सी केस स्टडी भी आ सकती है या डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जैसे ये केस स्टडी है कि XYZ लिमिटेड टारगेट इज टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स इन 1 मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150 per shirt. The production manager could achieve this target at the cost of ₹160 per shirt. Do you think the production manager is effective? इसमें कहा गया है कि XYZ लिमिटेड का टारगेट है कि 10,000 शर्ट को उनको एक महीने में प्रोड्यूस करनी है और पर शर्ट की अमाउंट होनी चाहिए ₹150। लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो जो शर्ट की कीमत है वो 160 पे प्रोड्यूस कर पा रहा है, 150 पे वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसमें कहा गया कि क्या आपको लगता है कि वो इफ़ेक्टिव है। तो हाँ, देखिए इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा गया कि उसने 10,000 शर्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि उसने 160 रुपीज़ में हर एक शर्ट को प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब उसने 10,000 शर्ट जितना ऑर्डर उसको दिया गया था टारगेट, उसने वो कंप्लीट करा और उसने वो ऑन टाइम कंप्लीट करा। एक महीने का टाइम था तो उसने एक महीने में ही उसको कंप्लीट करा 10,000 शर्ट। इसलिए येस, ही इज़ इफेक्टिव कि उसने ऑन टाइम उस काम को करा। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि वो एफिशिएंट है तब हम मना करते कि नहीं, वो इनएफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि 150 रुपीज़ का एक शर्ट बनाना था लेकिन उसने 160 कर दी कॉस्ट। तो वो इनएफिशिएंट है कि उसने क्या, कॉस्ट मिनिमाइज करने की जगह में उसने कॉस्ट अपनी बढ़ा दी। तो आपके पास कुछ इसी टाइप की केस स्टडी आएगी, या तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है या तो आपके पास ऐसी स्मॉल केस स्टडी आ सकती है 1 मार्क्स की, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस स्टडी आपके पास आ सकती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ देंगे कि डिफाइन या एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और उनके फंक्शंस डिफाइन करो, या आपके पास एक केस स्टडी आ सकती है जैसे अब जैसे हम पे ये केस स्टडी आई है, इसमें बोला गया है योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड एज द डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग, ठीक है। कि आपके दादाजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डायरेक्टर थे, तो आप ये बताइए कि कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट से वो बिलोंग करते हैं, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में वो काम करते थे और उनके फंक्शंस बताइए। तो देखिए हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डायरेक्टर की पोस्ट किस में रहती है, हमारे टॉप लेवल में रहती है ना। डायरेक्टर, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताया था ना मैंने, ये किस में रहते हैं, टॉप लेवल में। तो कहाँ वो काम करते हैं, तो वो किससे, टॉप लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करते थे। अब इसमें आपको पता लग गया टॉप लेवल है, तो इसमें आप टॉप लेवल के कुछ फंक्शंस बता दोगे, ठीक है, एक्सप्लेन कर दोगे 2-3 फंक्शंस यहाँ पे। तो आपके पास ऐसे स्मॉल केस स्टडीज़ भी आ सकती है।
और लॉन्ग केस स्टडीज़ भी आपके पास आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट एज अ साइंस आर्ट प्रोफेशन, ये भी अक्सर पूछा जाता है। फिर आपके पास आ सकता है कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, क्यों कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इम्पॉर्टेंस बताओ कोऑर्डिनेशन की, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ कोऑर्डिनेशन की, या इसमें भी एक छोटी केस स्टडी बन सकती है। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से समझने पड़ेंगे, सो तभी आप केस स्टडी ईजिली सॉल्व कर पाओगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।